हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। रीट मेंस 2026 के रिगार्डिंग हमारी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे वो है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो जयपुर है हमारा RSOS से संबंधित इस क्लास में हम बात करेंगे। इससे पहले अपन ने BSc के बारे में बात करी, RSTB के बारे में बात करी और आज अपन RSOS से संबंधित इस क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे। देखिए, RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, तो राजस्थान स्टेट ओपन जो स्कूल है वो माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है हमारा उसके अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है। स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। और ऑटोनोमस बॉडी वो होती है जिसके अंतर्गत एक तो गवर्निंग काउंसिलिंग होती है और एक कार्यकारिणी कमेटी होती है। यह नीति बनाती है और नीति का क्रियान्वयन करती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन कि सबसे पहले जो था 1989 के अंतर्गत जो है NOS नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना हुई। फिर 2002 के अंतर्गत NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल की स्थापना नोएडा के अंतर्गत की गई। और RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना 31 मार्च 2005 को शिक्षा संकुल जो है हमारा जयपुर के अंतर्गत की गई। शिक्षा संकुल जयपुर में, और शिक्षा संकुल जयपुर में कहा, एकलव्य भवन के अंतर्गत। याद रखिएगा आप लोग कि 31 मार्च 2005 को शिक्षा संकुल जो है वहां पर स्थापना की गई इसकी एकलव्य भवन के अंतर्गत। और RSOS को जो है राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के द्वारा इसको पंजीकरण किया गया। कब किया गया? 31 मार्च 2005 को इसको पंजीकृत किया गया और इसको स्वायत्तता प्रदान की गई। तो याद रखिएगा आप लोग कि एक स्वयं पाठी विद्यार्थियों का एक बोर्ड है जिसका उद्देश्य क्या है? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा का क्या करना? सार्वजनिक करना है। सार्वजनिकरण करना है। 10वीं और 12वीं की जो शिक्षा है वो सभी बच्चों को उपलब्ध करानी है। तो देखते हैं अपन आप RSOS के बारे में क्या है PPT के अंतर्गत। यह माध्यमिक शिक्षा के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है। 1989 में नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना हुई। 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल नोएडा में, और राजस्थान स्टेट स्कूल ओपन की स्थापना 31 मार्च 2005 को शिक्षा संकुल जयपुर एकलव्य भवन में हुई है। और 31 मार्च 2005 को राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत इसका पंजीकरण किया गया है, इसको स्वायत्तता दी गई है। इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो ध्येय वाक्य क्या है पूछा जाता है, सभी तक और सबके लिए, सभी तक सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। एक स्वयं पाठी विद्यार्थियों का बोर्ड है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्या का सार्वजनिकरण करना है, मतलब सभी तक ये शिक्षा उपलब्ध करानी है। 10वीं और 12वीं की जो है शिक्षा वो सभी तक सहज रूप से उपलब्ध हो, इसका उद्देश्य यही है। और आप लोगों को पता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो किसी कारण से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और औपचारिक शिक्षा प्रणाली जो निरंतर नहीं रख सकते हैं, चाहे ग्रामीण महिला पुरुष हो या कोई शहर का पुरुष हो या SC ST की महिलाएं हो पुरुष हो, तो उन सबको क्या है यहाँ पर पंजीकृत किया जाता है और उनको 10वीं और 12वीं परीक्षा जो है उनको उत्तीर्ण कराई जाती है। इसका उद्देश्य यही है इस बोर्ड का। इसकी कुछ वेबसाइट होती है www जो RSOS राजस्थान गवर्नमेंट, उसके आधार पर इसके जो केंद्र हैं वो 472 हैं, लेकिन जो इसकी विवरणिका है उसमें 983 जो इसके वितरण जो केंद्र हैं, इसके संदर्भ केंद्र जो हैं उनकी संख्या दी गई है। तो देखते हैं आगे। राजस्थान स्टेट स्कूल का उद्देश्य बताई दिया अभी आप लोगों को, जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है उनको सबको वापस पढ़ाना के लिए जोड़ना है। विभाग की वेबसाइट पर केंद्रों की संख्या 472 है और इसके अनुसार जो संदर्भ केंद्र जो है विवरणिका के अनुसार इसके जो संदर्भ केंद्र है वो कितने 983 है। एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत बताई दिया मैंने आपको कि नियामक परिषद होती है, उसका अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष स्कूल शिक्षा सचिव होते हैं। बार बार अपन 2-3 दिन से क्लास पढ़ रहे हैं, उनमें बार बार ये टर्म यूज आ रही है।
तो आप लोगों को याद हो ही गई होगी अब तो, कि नियामक परिषद के जो अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष स्कूल शिक्षा सचिव होते हैं, कार्यकारिणी जो समिति है उसके जो सभापति होते हैं वो स्कूल शिक्षा सचिव होते हैं, और जो इसके सचिव होते हैं वो डायरेक्टर जो RSOS के होते हैं वो इसके सचिव होते हैं कार्यकारिणी समिति के। जो इसके RSOS के जो निर्देशक होते हैं, RS अधिकारी होते हैं, वो मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी वही होते हैं इसके। देख लीजिएगा आप लोग PPT के अकॉर्डिंग क्या है इसमें। नियामक परिषद समझाई दिया मैंने, अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होंगे, उपाध्यक्ष स्कूल शिक्षा सचिव होंगे, सभापति स्कूल शिक्षा सचिव होगा, और सचिव निर्देशक जो होते हैं इसके RS अधिकारी होते हैं, और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यही होते हैं इसके। याद रख लेगा आप लोग, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद इसके संगठनात्मक स्वरूप के बारे में बात करें तो संगठनात्मक स्वरूप में सबसे पहले कौन होगा? अध्यक्ष। अध्यक्ष के नीचे कौन होंगे? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के नीचे कौन होंगे? निर्देशक। निर्देशक के नीचे कौन होंगे? सचिव। अध्यक्ष कौन होंगे? शिक्षा मंत्री जी। उपाध्यक्ष कौन होंगे? स्कूल शिक्षा सचिव। इसके जो डायरेक्टर होंगे वो RS अधिकारी होंगे। सचिव यहाँ पर जो होते हैं वो ज्वाइंट डायरेक्टर जो होता है रैंक का, संयुक्त निदेशक उस रैंक के होते हैं। सचिव के नीचे कौन होंगे? उपनिर्देशक होंगे। यहाँ पर उपनिर्देशक जो होंगे वो DO रैंक के होते हैं यहाँ पर। इस प्रकार इसका एक संगठनात्मक स्वरूप होता है। देखते हैं अपन संगठनात्मक स्वरूप क्या है इसका, कि अध्यक्ष तो जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं वो हैं इसके, उपाध्यक्ष स्कूल जो हमारे सचिव हैं स्कूल शिक्षा, निर्देशक RS अधिकारी हैं, सचिव संयुक्त निदेशक जो रैंक के होते हैं वहाँ सचिव के रूप में लगते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जो DO रैंक के अगर इसके अंदर लगे होते हैं तो वो उपनिदेशक कहलाते हैं यहाँ पर। स्कूल प्रिंसिपल अगर यहाँ लगा होता है उसकी नियुक्ति यहाँ पर होती है तो वह सहायक निर्देशक के रूप में कहलाते हैं। उसी प्रकार देखिए आप लोग कि स्कूल व्याख्याता की अगर पोस्टिंग अगर RSOS में होती है तो वह अकादमिक अधिकारी कहलाते हैं। DO की पोस्टिंग अगर यहाँ होती है तो सहायक निर्देशक कहलाएंगे। स्कूल प्राचार्य जो रैंक के होंगे वो सहायक निर्देशक कहलाएंगे, और DO जो है यहाँ क्या कहलाते हैं? उप निर्देशक कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा संगठनात्मक स्वरूप है। देख लीजिएगा आप लोग कि कौन क्या है। उसके बाद इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। देखो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता की जब बात कर रहे हैं अपन तो सबसे पहले बात करें अपन कि इसकी जो 10वीं और 12वीं यहां से जिसने उत्तीर्ण की है वो उसकी मान्यता जो है वो सभी बोर्ड जो हैं राज्य के उनमें सभी बोर्डों में इसकी मान्यता रहेगी। लगभग 75 जो बोर्ड चल रहे हैं उनमें मान्यता रहे, और भारत सरकार से भी इसको क्या है? मान्यता प्राप्त है। उसके बाद रेलवे में भी इसको मान्यता प्राप्त है, और सेना में भी क्या है? इसको मान्यता प्राप्त है। सेना बोर्ड के द्वारा भी, रेलवे बोर्ड सेना बोर्ड जो हैं उनसे भी इनको मान्यता प्रदान की गई है। दूसरा, इसकी जो परीक्षा प्रणाली है वो लचीली परीक्षा प्रणाली है। लचीली परीक्षा प्रणाली है भैया, आराम से परीक्षा दो आप, तनाव मुक्त होकर बच्चा परीक्षा दे सकता है। परीक्षा का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि अभी बच्चे परीक्षा का स्ट्रेस ही ले रहे हैं, इसमें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। उसके बाद जो है यहाँ पर बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। जो बच्चा है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि उसने पहले पढ़ाई छोड़ चुका होता है। अब यहाँ पर लचीली परीक्षा प्रणाली है, विषय बहुत सरल है, यहाँ का पाठ्यक्रम बिल्कुल सरल है, तो बच्चा जो है आसानी से पढ़ सकता है और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। तो देखते हैं हम विशेषताएं, वही सारी बात जो समझाई है आप लोगों को कि 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और बोर्ड के द्वारा मान्यता है। रेलवे में सेना में भी इसको मान्यता है। पाठ्यक्रम बहुत सरल है भैया, बिल्कुल पढ़ते रहो। शिक्षा की सहजता के साथ साथ क्या है? लचीलापन, परीक्षा का तनाव मुक्त होकर आप सुविधा के अनुसार परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर सकते हो। परीक्षा लचीली है बिल्कुल। ओपन स्कूल से जुड़कर अभ्यर्थी अपने ज्ञान अनुभव का सुदृढ़ीकरण कर सकता है और अपने आत्मविश्वास में क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। बच्चे का जो है जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है यहाँ पर, क्योंकि उसने पहले क्या है पढ़ाई छोड़ चुका होता है। अब सबसे पहले इसकी और विशेषताओं, ये तो होगी सामान्य विशेषताएं। अब मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, देखो सबसे पहले है इसकी मुख्य विशेषताएं है इसकी ऑनलाइन पंजीयन। यहां पर इसके जो फॉर्म हैं, जिसके जो फॉर्म फिलअप किए जाते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, और इसके जो केंद्र की जो संख्या है
केंद्रों की जो संख्या है वो 983 केंद्र है इसकी, और स्ट्रीम फर्स्ट और स्ट्रीम सेकंड इसके अंतर्गत बच्चों को एडमिशन यहाँ पर दिया जाता है। और स्ट्रीम फर्स्ट जो है वो मार्च अप्रैल, और स्ट्रीम जो सेकंड है वो अक्टूबर और नवंबर में बच्चे का क्या होता है, यहाँ पर पंजीयन होता है। तो दो प्रकार की जो स्ट्रीम में है उसके अंतर्गत बच्चे को क्या मिलता है, यहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो संदर्भ केंद्रों के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीयन होता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, दूसरी विशेषता क्या है, देखो आयु सीमा व प्रवेश की योग्यता। आयु सीमा व प्रवेश की योग्यता बिल्कुल सिंपल तरीका है। आयु सीमा जैसे अपन 10th की बात करें और 12th की बात करें, तो 10th में न्यूनतम जो आयु है वो 14 वर्ष होनी चाहिए और 12th में 15 वर्ष होनी चाहिए। प्रवेश की योग्यता के बारे में बात करें तो यहां तो 9वीं उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण हो, या 10th भी क्या हो सकता है, अनुत्तीर्ण हो, इस प्रकार की व्यवस्था हो। यहां पर क्या है, 10th उत्तीर्ण हो। इस प्रकार आयु की सीमा और प्रवेश की योग्यता के बारे में बात करते हैं। और आयु का जो निर्धारण है वह 1 जुलाई से किया जाता है। समझ चुके होंगे आप लोग कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। 983 केंद्र है इसके, 983 केंद्र हैं, उन पर रजिस्ट्रेशन होगा। स्ट्रीम 2 चलती है यहाँ पर, एक तो मार्च अप्रैल में 2 बार एडमिशन होता है, स्ट्रीम 2 में अक्टूबर नवंबर में होगा। परीक्षा भी 2 बार ही होगी यहाँ पर। तो देखते हैं हम आगे इसकी विशेषताओं के बारे में कि प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहली विशेषता है ऑनलाइन पंजीकरण। ऑनलाइन पंजीकरण समझा ही दिया मैंने, 983 केंद्र होते हैं। मार्च अप्रैल में पहले स्ट्रीम में एडमिशन होगा, दूसरा अक्टूबर नवंबर में होगा। उसके बाद आयु सीमा में बता दिया मैंने आपको कि अधिकतम जो एडमिशन लेने की कोई सीमा नहीं है, कभी भी ले सकते हो भाई, कभी भी आपकी पढ़ाई पूरी करो आप, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें। और 10वीं के अंतर्गत अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो 9वीं पास होना चाहिए, 9वीं अनुत्तीर्ण, 10वीं अनुत्तीर्ण हो, और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 14 वर्ष होनी चाहिए। और उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए 10वीं उत्तीर्ण हो और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 15 वर्ष होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि 10वीं के लिए तो 14 वर्ष और 12वीं के लिए 15 वर्ष होना आयु अनिवार्य है न्यूनतम, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। आयु की जो गणना है कब से की जाएगी, 1 जुलाई से की जाएगी, क्योंकि जो शैक्षिक सत्र हैं वो कब से प्रारंभ होता है, 1 जुलाई से ही प्रारंभ होता है। अगली जो विशेषताएं देखिए आप लोग, इसकी तीसरी जो विशेषताएं हैं विषय चयन की, विषय का चयन करना। मुख्य विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन। विषय चयन देखो 10th में और 12th के अंतर्गत लचीली व्यवस्था है, अपने हिसाब से पढ़ सकते हो आप, चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ो चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, कोई सा भी मीडियम ले सकते हो आप। 10th के अंतर्गत टोटल विषय कितने हैं, 17। 12th में टोटल विषय कितने हैं, 27। यहाँ कितने विषय ले सकते हैं, 5। यहाँ पर भी कितने विषय ले सकते हैं, 5। तो यहाँ विषय चयन की भी क्या रहती है, स्वतंत्रता रहती है। आगे बात समझ में आप लोगों को। देखिए आप लोग अगली विशेषता है विषय चयन। औपचारिक जो शिक्षा पद्धति में विषय चयन की क्या है, स्वतंत्रता है। हिंदी अंग्रेजी मीडियम में से कोई सा भी मीडियम ले सकता है बच्चा। 10वीं के अंतर्गत 17 विषय हैं, उसमें से 5 विषय ले सकता है। 17 में से कितने, 5 विषय। और 12th में 5 विषय ले सकता है, कितने में से, 27 में से। और पंजीयन के समय 1 या अधिक 2 अतिरिक्त विषयों में भी क्या कर सकता है, वो चयन, उसका विषय का चयन कर सकता है। उसके बाद आता है देखो इसकी अगली जो विशेषताएं हैं, चौथी आती है इसकी विशेषता। 3 विशेषता तो पढ़ ली अपन ने। चौथी मुख्य विशेषता है पीसीपी, पर्सनल कांटेक्ट जो प्रोग्राम होता है इसका, जो व्यक्तिगत जो संपर्क होता है वो 15 दिन का संपर्क होता है। इसके अंतर्गत बच्चे की जो समस्या होती है उसका निवारण किया जाता है, समस्या का निवारण किया जाता है। इसके अंतर्गत जो छात्र हैं उससे कोई संबंधित समस्या हो वो अब इस संपर्क केंद्र में एडमिट आए। और ये जो स्ट्रीम फर्स्ट के अंतर्गत 25 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक जो ये संपर्क केंद्र लगते हैं 15 दिन का, उसके अंतर्गत जो होते हैं बच्चे आएँ और अपनी समस्या का समाधान करें। और इसके अंतर्गत जो उपस्थिति होती है बच्चे की, उसके आधार पर उनको 10% अंक जो सत्रांक के रूप में दिए जाते हैं। तो ये पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम हो गया। और वर्तमान समय के अंतर्गत जो है ईपीसीपी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन चल रहा है, बिल्कुल कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है भैया आपको।
अपने घर पे आपका इसका वेबसाइट खोलें, वहाँ से आप इसकी किताबें डाउनलोड कर लें, वहाँ से यूट्यूब इसका चैनल बना हुआ है, यूट्यूब के जो चैनल हैं इसके, वहाँ से अपनी समस्याओं के इसके समाधान के वीडियो डले हैं, वहाँ उसको देख सकते हैं। नोट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ से आप भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं अपन, इसकी अगली जो विशेषताएं हैं वो है व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम। अभी समझाई दिया मैंने आप लोगों को, वही सारी बातें इसमें भी। 10वीं और 12वीं के जो स्ट्रीम 1 के लिए अभ्यर्थी को अध्ययन में आने वाली समस्याओं को निराकरण करने के लिए विशेष विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कितने दिन का? 15 दिन का। 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक होता है। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम जो होता है, आयोजन संदर्भ केंद्र जो होते हैं उन पर होता है, और इसमें 10% सत्रांक दिए जाते हैं इनकी उपस्थिति के आधार पर। उसके बाद आता है देखो, पीसीबी श्योर में 10वीं 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात जो अभ्यर्थी अपने अगले वर्ष में 12वीं में के लिए आवेदन कर सकता है। और अभी वर्तमान समय में किसका चल रहा है? ई व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम चल रहा है। 2024-25 से पूर्णतः जो है ये ऑनलाइन हो चुका है संपर्क। अब कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आराम से घर बैठे ऑनलाइन आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। उसके बाद जो है ईपीसीबी के बाद जो है प्रवेश की वैधता, अगली विशेषता क्या है इसकी? प्रवेश की वैधता। 4 विशेषता होगी। अगली विशेषता है प्रवेश की वैधता। प्रवेश की वैधता मतलब आपने एडमिशन ले लिया, कितने वर्ष तक का रहेगा ये? 5 वर्ष तक रहेगा भैया। अवसर कितने दिए जाएंगे इसके अंतर्गत? 9 अवसर होंगे इसके अंतर्गत। 5 वर्ष तक आपका एडमिशन वैलिड रहेगा और अवसर दिए जाएंगे, 9 अवसर दिए जाएंगे आपको, आप अपनी परीक्षा को पास कर लें। ठीक है, प्रवेश की वैधता 5 वर्ष तक रहेगी। इसमें साल में 2 बार एग्जाम होगा, 2 बार एग्जाम होगा, तो इसमें 5 वर्ष में 9 अवसर बच्चे को दिए जाएंगे। अगली विशेषता देखिए आप लोग, प्रवेश की वैधता। अभ्यर्थी को प्रवेश में 5 वर्ष तक मान्य रहेगा। अवधि के दौरान माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर की सार्वजनिक परीक्षा में 9 अवसर दिए जाएंगे। 10वीं 12वीं के लिए 2 बार परीक्षा का आयोजन होगा, मार्च मई में होगा और अक्टूबर नवंबर में होगा, आयोजन किया जाएगा। सत्रांक की बात करते हैं तो अभी बताई दिया मैंने आप लोगों को, सत्रांक का मतलब क्या है? सत्रांत नहीं है, सत्रांक की बात है यहाँ पर कि जो पीसीबी जो सेंटर होते हैं, अगर वहां पर बच्चा जाता है तो उसको 10% जो उपस्थिति के आधार पर दिए जाएगा। 10वीं के अंतर्गत जो है वो 33% उसको नंबर लाना है, और 12th में भी कितने नंबर लाना है? 33% उत्तीर्ण अंक लाना है। 12th में अगर प्रायोगिक विषय है उसमें पृथक रूप से 33% अंक लाना अनिवार्य है। वही बात यहाँ लिखी हुई है। 10वीं 12वीं में अभ्यर्थियों के लिए सत्रांक जो पीसीबी जो प्रोग्राम होता है उसमें 10% उसको वहां अंक मिल जाते हैं। 10वीं में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। 12वीं में भी कितने चाहिए? 33% ही चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में भी कितने होने चाहिए? 33% अंक होना जरूरी होता है अलग अलग। उसके बाद अलग अलग अब अगला आता है, इसका अगली विशेषता आती है देखो, क्रेडिट स्थानांतरण। यही समझ लेते हैं इसको, क्रेडिट स्थानांतरण क्या है? देखो, यदि जैसे बच्चे ने 5 विषय लिए, परीक्षा दी उसने, 5 विषय में वो 3 विषय में क्या हो गया? पास हो गया। 2 विषय में क्या हो गया? वो अनुत्तीर्ण हुआ। तो अगले साल उसे 5 विषय की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। जिन विषयों में वो अनुत्तीर्ण हुआ है वो उन विषयों में परीक्षा देकर वो क्या हो सकता है? पास हो सकता है। आगे बात समझे आप लोगों को। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है कि यदि बच्चे ने 5 विषय की परीक्षा दी है और 3 में पास हो गया है, 3 विषय में पास और 2 विषय में अनुत्तीर्ण रहा है, तो अगले साल उसको सिर्फ 2 विषय के अंतर्गत ही परीक्षा देनी होती है, न कि 5 विषय के अंतर्गत। तो जो क्रेडिट ट्रांसफर होता है, अगर RSOS से अगर बच्चा परीक्षा दे रहा है तो 4 विषयों के अंतर्गत क्या कर सकता है? क्रेडिट स्थानांतरण कर सकता है। यदि अन्य बोर्ड से अगर परीक्षा दे के आया है बच्चा तो सिर्फ 2 विषयों के अंतर्गत क्या ले सकता है? वो क्रेडिट ले सकता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है यहां से कि यदि बच्चा RSOS से है तो कितने विषयों में क्रेडिट ले सकता है? 4 विषयों में। अन्य बोर्ड से होता है तो कितने विषयों में क्रेडिट ले सकता है? 2 विषयों में वो क्रेडिट ले सकता है। तो देख लीजिएगा आप लोग, क्रेडिट स्थानांतरण, यदि कोई अभ्यर्थी RSOS से है तो अधिकतम 4 विषयों में ले सकता है, इंपॉर्टेंट है। अन्य बोर्ड से अगर बच्चा है तो 2 विषयों में क्रेडिट ले सकता है। किन स्थितियों के अंतर्गत क्रेडिट नहीं मिलेगा? बताओ आप लोग, क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले तो क्या है कि अगर बच्चा जो है 10 वर्ष की पूर्व परीक्षा, 10 वर्ष हो गए हों उसको, और 10 वर्ष से पुराना जो पहले टाइम निकल चुका और उसको 10 वर्ष परीक्षा दिए हुए हो गए हों, तो RSOS है तो 10 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है, और अन्य बोर्ड से है तो 5 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। और 10 साल के बाद बच्चा आगे कहेगा कि मुझे क्रेडिट स्थानांतरण दो, तो नहीं मिलेगा। अन्य बोर्ड का बच्चा होगा उसको 5 साल के बाद क्रेडिट स्थानांतरण नहीं मिलेगा।
आगे बात समझ में आप लोगों को। तो देखो, राजस्थान स्टेट स्कूल जयपुर की अंक तालिका 10 वर्ष पूर्व की हो, मतलब 10 साल हो गए हो, अन्य बोर्ड को 5 वर्ष से पूर्व हो तो उसको क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान स्टेट स्कूल ओपन जयपुर में पंजीयन के समय अभ्यर्थी ने अतिरिक्त विषय लिया हो तो उसमें क्रेडिट स्थानांतरण का लाभ नहीं होगा। ऐसे विषय मतलब ऐसे विषय इनके प्रोग्राम में शामिल नहीं है, जैसे उर्दू, साहित्य, संस्कृत, तो ऐसे विषयों में क्रेडिट स्थानांतरण नहीं होगा। ध्यान रख लीजिएगा आप लोग कि जो विषय इनकी योजनाओं के अंतर्गत नहीं है तो उन विषयों के अंतर्गत क्रेडिट स्थानांतरण नहीं होगा। अगली विशेषता आती है अंक सुधार की। देखिए आप लोग, अंक सुधार मतलब आप अपने अंकों में क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। अधिकतम कितने अंक, कितने विषयों में कर सकते हो, 7 विषयों के अंतर्गत अंक सुधार कर सकते हो। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को परीक्षा उत्तीर्ण होने के आगामी 1 वर्ष में एक अवसर अंकों के सुधार का दिया जाता है। अभ्यर्थी को उत्तीर्ण की गई जो अंक तालिका है और टीसी और माइग्रेशन के साथ आवेदन करना पड़ता है। अभ्यर्थी पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा के समस्त विषयों का पंजीयन अपनी पसंद के अनुसार एक या एक से अधिक विषयों, कितने विषयों में, अधिकतम 7 विषयों में क्या कर सकता है, अंक सुधार कर सकता है। चाहे बच्चा RSOS से पास हो, चाहे अजमेर बोर्ड से पास हो, यदि वो अपने अंकों का सुधार करना चाह रहा है तो अधिकतम कितने विषयों में सुधार कर सकता है, वो 7 विषयों के अंतर्गत अपना सुधार कर सकता है। उसके बाद होता है इसमें आंशिक प्रवेश भी दिया जाता है। आंशिक प्रवेश का मतलब क्या होता है, कोई अभ्यर्थी जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड है या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, अजमेर है या किसी बोर्ड से परीक्षा पास कर चुका होता है तो वो शैक्षिक योग्यता बढ़ाना चाह रहा है तो अंक जो अपनी आंशिक जो प्रवेश है वो 4 विषयों में उसको प्रवेश दे सकता है, दिया जा सकता है। अंक सुधार तो कितने विषयों में होता है, 7 में। और आंशिक जो प्रवेश होता है, आंशिक प्रवेश होता है केवल किसके लिए, शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए। याद रखिए आप लोग, शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए। तो आंशिक प्रवेश जो होगा वो कितने विषयों में होगा, 4 विषयों के अंतर्गत होगा। समझ चुके होंगे आप लोग। तो देखिए आप लोग, अगला है आंशिक प्रवेश। अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या अन्य समकक्ष परीक्षा से उत्तीर्ण कर चुका है, पास कर ली भैया उसने, तो हम हमारी शैक्षिक योग्यता और बढ़ाएंगे तो वो क्या कर सकता है, अधिकतम कितने विषयों में, 4 विषयों में पंजीयन कराकर अपनी योग्यता बढ़ा सकता है। अब यहां पर बात क्या है, उत्तीर्ण होने के बाद उसको सिर्फ क्या होगी, अंक तालिका ही प्रदान की जाती है, प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है इस बच्चे को। अंक इसमें जो योग्यता बढ़ाई है बच्चे ने, तो उसके लिए जो बच्चा है उसको केवल अंक सुधार किया है उसने और आंशिक प्रवेश लिया है इसके अंतर्गत और अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाई है, तो सिर्फ उसको यहां पर क्या दिया जाएगा, अंक तालिका ही दी जाएगी, उसको प्रमाण पत्र नहीं दी जाएगी। उसके बाद देखिए आप लोग कि इसी को भी वही 5 वर्ष का समय दिया जाएगा, 9 वर्ष का समय इसको, 9 अवसर इसको दिए जाएंगे। 5 साल में आप 9 बार में इसको अंक सुधार कर सकते हो या आपकी आंशिक प्रवेश ले सकते हो। वेबसाइट देखिए आपको, इसको राजस्थान RSOS गवर्नमेंट पर इसके संदर्भ केंद्रों की सूचनाएं, परीक्षा केंद्र की सूचनाएं, समय समय परीक्षा सारणी है, ये सब चीज़ें जो आपको इसकी जो वेबसाइट है बोर्ड की, उस पर आपको सबको ये वहाँ पर मिल जाएगा। परीक्षा कब होने वाली है, परीक्षा का टाइम टेबल क्या रहेगा, रिजल्ट कब आएगा, क्या संशोधन हुआ है, सब इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन अगर इस प्रकार का पूछा गया कि राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जो है पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनको भी इस बोर्ड के द्वारा क्या शिक्षा दी जा सकती है, क्या उनका भी पंजीकरण किया जा सकता है क्या, तो हम कह सकते हैं हाँ किया जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तें होती है कि उन पाकिस्तान के नागरिकों को हम इसमें पंजीयन दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। जैसे सबसे पहले बात करें कि भारत में कोई महिला का जन्म हुआ है और उसका विवाह कहाँ हो गया है, पाकिस्तान में, ठीक है, वो अगर विधवा हो गई हो या उसका तलाक हो गया हो और वो वापस भारत आती है तो अगर वो इस बोर्ड से शिक्षा ले सकती है तो वहाँ ले सकती है, उसका पंजीयन किया जा सकता है, ठीक है। भारतीय नागरिकों से, भारत के पुरुष से अगर पाकिस्तान की महिला ने विवाह कर लिया हो तो उसे और उसके जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनको इसमें पंजीयन दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। और उसके बाद भारत जो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो सदस्य हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई वगैरह, उनको भी इस बोर्ड में पंजीयन दिया जा सकता है। और कुछ जो स्थायी आवास की जो नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत में रह रहे हों तो उसके आधार पर जो सरकार है हमारी, उसके जो विदेशी नागरिकों की जो नियम शर्तें हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें RSOS में उनका पंजीयन किया जा सकता है। तो पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी बात है ये कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हिंदू, सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट का पंजीयन हो सकता है। भारतीय नागरिकों से विवाहित पाक महिलाएं, पाकिस्तान की महिला ने भारतीय पुरुष से विवाह कर लिया हो, भारत में अगर जन्म हुआ हो, पाकिस्तान में गई हो महिला और वहाँ शादी हुई हो, विधवा हो गई हो या उसका तलाक हो गया और वापस भारत आ गई हो, तब उसका पंजीयन इसमें हो सकता है। विशेष परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा स्थायी आवास प्रदान कर दिया, उनको भी पंजीयन दिया जा सकता है।
स्थायी आवास एवं भारतीय नागरिक प्राप्ति के उद्देश्य से भारत में रह रहे हों उनके बच्चों को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में विदेशी नागरिकों के निर्धारित शर्तों पात्रता के अनुरूप इसमें प्रवेश दिया जा सकता है। तो पाकिस्तान के नागरिकों की कुछ शर्तें हैं, उसको भी प्रवेश दिया सकते हैं। अब देखो इसमें आती है पुनः प्रवेश। बच्चा 5 साल का 5 वर्ष दिए, उसको 9 अवसर दिए, फिर भी अगर बच्चा पास नहीं कर पाया, चलो इतनी लचीली व्यवस्था है, फिर भी कुछ बच्चे जो होते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, उन्हें वापस प्रवेश देंगे? बिल्कुल देंगे। बोर्ड ने व्यवस्था कर रखी है। 5 साल हो गए, 9 अवसर में आप पास नहीं हो तो घबराए नहीं, वापस आओ, आप दोबारा फॉर्म भरो और आप लोग वापस परीक्षा दो और वापस आप विषयों का चयन करो और अधिकतम 4 विषयों में क्रेडिट लो और अपनी परीक्षा, अपनी जो 10वीं 12वीं परीक्षा को पास करो। बोर्ड बिल्कुल सहज है और बच्चों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंतर्गत पुनः प्रवेश भी देंगे आपको। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के पंजीकृत अभ्यर्थी निर्धारित 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं किया भैया ने, नवीन सत्र में पुनः एक बार प्रवेश लेगा और नियम अनुसार पंजीकरण करवा सकता है। क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा पुनः प्रवेश पर? तो क्रेडिट लाभ भी मिलेगा भैया को। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में पंजीकृत अभ्यर्थी जो गत 5 वर्ष में भी पास नहीं हुआ है, 9 अवसर में भी पास नहीं हुए हो और उन्होंने वापस क्या ले लिया हो, पुनः प्रवेश ले लिया हो, 5 विषय हेतु पात्र है और उक्त अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए अधिकतम 4 विषयों में क्या ले सकता है, टीओसी ले सकता है। जो 4 विषय में वो क्या ले सकता है, टीओसी का लाभ ले सकता है। आगे बात समझ में आप लोगों को। उसके बाद देखते हैं हम 10वीं और 12वीं, अगर 10वीं उसने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कर लिए तो 12वीं के लिए योग्य नहीं होगा, याद रखना आप लोग। उसके बाद देखो इसके अंदर आता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इसको समझना आप लोग कि जो एनसीवीटी है हमारा, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल जो ट्रेनिंग है, अगर इसमें अगर बच्चे ने एडमिशन ले लिया है और प्रथम सेमेस्टर अगर बच्चे ने पूरा कर लिया है यहाँ पर, तो 10वीं के अंतर्गत वह हिंदी और इंग्लिश और 12th के अंतर्गत केवल इंग्लिश अगर उत्तीर्ण कर लेता है तो वह 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण माना जाएगा। आगे बात समझ, यदि आईटीआई का कोर्स कर रहा है बच्चा, ठीक है, 10वीं के बाद आईटीआई में प्रवेश ले लिया बच्चे ने और आईटीआई में प्रवेश लेने के बाद उसका प्रथम सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया बच्चे ने, तो 10th के अंतर्गत इस बोर्ड के द्वारा वह हिंदी और अंग्रेजी पास कर ले और 12th में सिर्फ अंग्रेजी पास कर ले तो उसको 10वीं और 12वीं की जो कक्षा है उसकी मान्यता उसको मिल जाएगी उत्तीर्ण होने की, भी ये 10वीं 12वीं पास हो चुका है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष का जो सेमेस्टर अगर उसने उत्तीर्ण कर लिया हो, उसके बाद अगर वो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से कक्षा 10वीं में अंग्रेजी और हिंदी, ध्यान रखना अंग्रेजी और हिंदी, और 12वीं में केवल अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही उसको समकक्ष कक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा कि भाई 10वीं में भी पास हो गया, वो 12वीं में भी पास हो चुका है। आगे बात समझ में आप लोगों को। उसके बाद आता है देखो महिला और बालिकाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश, जो सरकार की जो प्रमुख उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट का, जो महिला सशक्तिकरण है, उसके तहत जो शिक्षा सेतु योजना जो चालू की गई है हमारी 2024-25 में, महिलाओं के लिए जो जितने भी प्रवेश की जो बात है, यहाँ पर प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, प्रायोगिक शुल्क नहीं लिया जाएगा, जितनी भी शुल्क से संबंधित जो बातें हैं वो सब बिल्कुल यहाँ महिलाओं के लिए क्या रहने वाली है, फ्री रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे महिलाएं उनसे पैसे लिए जाएंगे, बिल्कुल महिलाओं के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी बोर्ड के द्वारा। तो देखिए आप लोग शिक्षा सेतु जो योजना है याद रख लीजिएगा, आ सकता है कौन सी योजना, शिक्षा सेतु योजना के द्वारा 2024-25 में जो 10वीं और 12वीं में अगर महिला प्रवेश लेती है तो उसको सभी प्रकार का शुल्क क्या है, निःशुल्क रहेगा। यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात करी थी अपन ने, 44 विषय हैं इसके और इसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर इसका स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, वहां से बच्चा अपना पंजीयन कराए, पंजीयन कराने के बाद अपनी क्लास 10वीं और 12वीं का स्टडी मटेरियल यहाँ से क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है और पढ़ सकता है। उसके बाद देखिए आप लोग, जैसे 10वीं में बच्चा मेरिट में आता है, 12वीं मेरिट में आता है, उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, उसी प्रकार RSOS जो है वह भी क्या करता है, प्रोत्साहन पुरस्कार देता है। यहां पर 2 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, तो एकलव्य पुरस्कार और एक होता है मीरा पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार तो किसे दिया जाता है, बच्चों को, और बालिकाओं को मीरा पुरस्कार दिया जाता है। तो एक किस स्तर पर होता है, एक तो खंड स्तर पर और एक होता है जिला स्तर पर और एक होता है राज्य स्तर पर। 10वीं और 12वीं के बच्चों को दिया जाता है, एक तो फर्स्ट होता है और एक सेकंड इनाम होता है। तो खंड स्तर पर जो होता है
फर्स्ट वाले बच्चे को 5100 रुपये, यहाँ 11,000 रुपये और यहाँ 21,000 रुपये राशि बच्चे को दी जाती है। सेकंड स्थान अगर बच्चे ने प्राप्त किया है तो 3100 रुपये खंड स्तर पर, यहाँ 5100 रुपये और यहाँ 11,000 रुपये राज्य स्तर पर दिए जाते हैं। तो 12th और 10th में दोनों में ही सेम पुरस्कार राशि बच्चे को दी जाती है। बच्चों को तो बॉयज को तो मीरा एकलव्य और गर्ल्स को मीरा पुरस्कार दिया जाता है। आगे बात समझ में आप लोगों को। खंड स्तर पर पहले स्थान में 5100 रुपये, जिले में 11,000 रुपये और राज्य पर 21,000 रुपये। द्वितीय स्थान वाले को 3100, जिला पर 5100 और राज्य स्तर पर 11,000 रुपये। 10वीं और 12वीं में पुरस्कार समान है। अंतर इतना सा है कि अगर 12th में बच्चा राज्य जिला स्तर पर रहता है और फर्स्ट आता है तो उसे क्या है, राजस्थान में क्या है, उसको भ्रमण कराया जाता है, राज्य भ्रमण कराया जाता है। और अगर जिले में अगर फर्स्ट आता है 12th का बच्चा तो उसे भारत भ्रमण कराया जाता है। अंतर इतना सा है, पुरस्कार बिल्कुल समान है, लेकिन 12th के बच्चों के लिए इतनी सी सुविधा दे रखी है कि अगर 12th का बच्चा जिला स्तर पर अगर फर्स्ट सेकंड आता है तो उसको राजस्थान में भ्रमण कराया जाएगा और राज्य स्तर पर आता है उसको भारत भ्रमण कराया जाएगा। आगे समझ में आप लोगों को बात देखते हैं पीपीटी से। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से 10वीं और जो 12वीं कक्षा में राज्य जिला खंड स्तर पर तीनों स्तर पर सर्वाधिक अंक 60% प्राप्त करने पर प्रत्येक स्तर पर 10वीं में 2 बच्चों को और 12वीं में 2 को मतलब 4 को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मीरा पुरस्कार बालिकाओं को, एकलव्य पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है, लड़कों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। समझाई थी आप लोगों को। 10वीं और 12वीं में देखो प्रथम स्थान पर 5100 रुपये, जिला पर 11, राज्य पर 21,000 रुपये, द्वितीय में 3100, 5100 और 11,000 रुपये। 12वीं में सेम का सेम होगा, वही है डाटा पुरस्कार का। तो सिर्फ अंतर इतना सा है कि 12वीं में जिला स्तर पर प्रथम आने पर राज्य में भ्रमण और राज्य स्तर पर आने पर भारत में भ्रमण कराया जाता है विद्यार्थियों को। उसके बाद प्रमाण पत्र वाली बात अपन पहले समझ चुके हैं कि प्रमाण पत्र क्या कैसे दिया जाएगा। 10वीं में देखो 33% अंक लाना होगा, 12वीं में भी 33% अंक लाना होगा। प्रायोगिक जो विषय हैं उसके अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से 33% अंक लाना होगा। 10वीं में पास होने के लिए 33% अंक, 12th में 33% अंक, तो सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल में भी 33% लाना होगा। प्रमाण पत्र में 1 या अधिकतम 2 भाषा सहित 5 विषय उत्तीर्ण कर लियो तो प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, 1 या 2 भाषा उत्तीर्ण कर लियो और 5 विषय आपने उत्तीर्ण कर लियो तो आपको आराम से यहाँ पर भी प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा आप लोगों को। अब इसमें कुछ संस्थाएं होती हैं हमारी, उन संस्थाओं के अंतर्गत अनुभाग होते हैं, उन अनुभाग के अलग अलग कार्य होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी इस बोर्ड में भी अकादमिक अनुभाग होगा जो अकादमिक कार्य संपन्न करेगा, परीक्षा संबंधित अनुभाग परीक्षा का काम करेगा, मूल्यांकन विभाग होगा जो मूल्यांकन संबंधित कार्य करेगा, गोपनीय विभाग होगा वो परीक्षा के जो गोपनीयता की बात संबंधित कार्य करेगा, संस्थापन जो विभाग होगा वो संस्थापन संबंधी कार्य करेगा। तो इस प्रकार जो संस्थाओं के अंतर्गत अनुप्रभाग होते हैं, इस प्रकार इसमें भी कुछ प्रभाग होते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेना आप लोग इन चीजों को। दो अकादमिक अनुभाग जो अकादमिक जो एकेडमिक जितने भी कार्य हैं, ऑनलाइन पंजीकरण करना, नव पंजीयन संबंधित ये काम अकादमिक का है। परीक्षा संबंधित कार्य परीक्षा अनुभाग का है। प्रकाशन संबंधी जो पाठ्य पुस्तकों उत्तर पुस्तिकाओं संबंधी सूचना देना। लेखानुभाग जो IAS से संबंधित ये रखता है। विद्यार्थी सेवा केंद्र मार्कशीट वगैरह दस्तावेज सत्यापन करना। प्रकाशन और सामान्य प्रशासनिक कार्य से संबंधित। मूल्यांकन विभाग जो है उत्तर पुस्तिकाओं की जांच संबंधित गोपनीयता परीक्षा से संबंधित होती है। और संस्थापन जो अनुभाग है वो समस्त संस्था के कार्य को देखता है। उसके बाद देखिए आप लोग, बहुत अच्छी बात है जो हमारा RSOS है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की जो वेबसाइट है, वहाँ से एक महात्मा बुद्ध का अच्छा विचार था, ये अप दीपो भव, अच्छा लगा मुझे, आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का जो एक कोटेशन है अप दीपो भव, मतलब अपने प्रकाश स्वयं बनिए। मतलब आप जो हैं अपने प्रकाश स्वयं बने, आप स्वयं के मोटिवेशन से ही आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों का मोटिवेशन आप कितने दिन ले सकते हैं? 1 दिन 2 दिन, अधिकतम 3 दिन ले सकते हो, 5 दिन तक ले सकते हो, लेकिन जब तक आप सेल्फ मोटिवेशन नहीं होंगे पढ़ने के लिए
तब तक आपका लक्ष्य आपसे कोसों दूर रहेगा। जिस दिन आप सेल्फ मोटिवेट हो गए और आपको लगा कि मुझे पढ़ना है और मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो लक्ष्य आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहे। इस वजह से अच्छी बातें अपने जीवन में उतारें। महात्मा बुद्ध जी की हैं, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बने। इस प्रकार देखिए आप लोग साथियों, हमने RSOS से संबंधित जो विस्तृत चर्चाएं इस क्लास में की है कि आप लोग जो हैं वीडियो को आराम से देखें। जो भी आपकी क्वेरी हो हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। कोई टॉपिक ऐसा हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, उससे बिल्कुल सरल और सहज रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और अभी देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा को अपन रिवाइज करके देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। कि इस क्लास के अंतर्गत जो सबसे बात की है अपन ने सबसे पहले कि RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है इसका ध्येय वाक्य क्या है। ध्येय वाक्य याद रखिएगा आप लोग। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसमें वैधता संबंधित बात की गई है, वह भी याद रखना आप लोग। इसमें आयु से संबंधित बात की गई, वो भी याद रखना। विषय चयन वो भी इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार कौन सा दिया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्येय वाक्य क्या था इसका, याद कीजिएगा आप। सभी तक सबके लिए, सभी तक सबके लिए, शिक्षा सरल हो, सहज हो, सुलभ हो। स्थापना 31 मार्च 2005 को। कहाँ, शिक्षा संकुल। शिक्षा संकुल में कहाँ, एकलव्य भवन की बिल्डिंग में, जयपुर के अंतर्गत। वैधता, बच्चा एक बार एडमिशन ले लेता है तो 5 वर्ष तक वैलिड है। कितने अवसर मिलेंगे बच्चे को, 9 अवसर मिलेंगे। आयु 10वीं और 12वीं में न्यूनतम आयु की बात करते हैं। 10वीं के लिए 14 और 12th के लिए 15 वर्ष आयु। गणना कब से करेंगे भैया, 1 जुलाई से करेंगे। अधिकतम की कोई सीमा है क्या, नहीं है बिल्कुल भी। कभी भी आप एडमिशन ले सकते हो, अधिकतम आयु की सीमा नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अधिकतम आयु कितनी होती है, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। उसके बाद पुरस्कार, विषय चयन की बात करें तो 10th में 5 विषय चयन कर सकते हैं 17 में से। 12th में 5 विषयों का चयन कर सकते हैं 27 में से। पुरस्कार बताया आपको, एक तो मीरा पुरस्कार और एक एकलव्य पुरस्कार। मीरा पुरस्कार बालिकाओं को, मीरा पुरस्कार किसको दिया जाता है, लड़कों को दिया जाता है। खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर दिया जाता है। यहाँ 5100, 11000 और 21000 पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ सेकंड वाले को 3100, 5100 और 11000 सेकंड वाले को दिया जाता है। 10th और 12th में पुरस्कार राशि सेम है। अंतर इतना है कि 12th वाला जो बच्चा है यदि जिले पर आता है फर्स्ट तो उसको राज्य में भ्रमण कराया जाएगा, और यदि 12th वाला बच्चा राज्य में फर्स्ट आता है तो उसको भारत भ्रमण कराया जाएगा। इस प्रकार जो है हमने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो है उसके बारे में पढ़ी। एक और बात इंपॉर्टेंट रहेगी कि टीओसी जो है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट जो है, वो RSOS से अगर बच्चा एडमिशन है लेता है और उससे के द्वारा अगर इस बोर्ड से लेता है तो उसे 4 विषयों में टीओसी का लाभ मिलेगा, और यदि अन्य बोर्ड से होता है तो उसको क्रेडिट का कितना लाभ मिलेगा, 2 विषयों का लाभ मिलेगा। तो जहां तक मैं मानता हूं आप लोगों को RSOS से संबंधित जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी आप लोगों की, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकतम है। आप ध्यान से इस वीडियो को 1-2 बार देखना और अपने साथियों को वीडियो का लिंक शेयर करना। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।